हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, आज जो हम पढ़ेंगे, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सबसे पहले चीज़ तो आप ये देखिए कि आपको जो समझना है इसको केवल एक बार सुनकर छोड़ना नहीं है, इसको कई बार आपको सुनना है जिससे आपको याद होता रहेगा। तो अब हम चलते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया एंड ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये इंडिया की एक तो ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है और ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज भी है। In the ancient and the medieval time, it used to be only a cottage industry. एंशियंट टाइम में और मिडेवल टाइम में ये केवल कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में ही यूज होती थी। इंडिया वॉज फेमस वर्ल्ड वाइड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मसलिन, अ वेरी फाइन वेराइटी ऑफ कॉटन क्लोथ, कालिकोस, छिंज एंड अदर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फाइन कॉटन क्लोथ्स। देखिए, सबसे ज़्यादा जो फाइन क्वालिटी है कॉटन की वो है मुस्लिन। इसके अलावा भी और फाइन क्वालिटी है कॉटन की, वो है कालिकोस और छिंज। आपको ये कॉटन की वेराइटीज याद रखनी है, तीनों नाम आपको याद करने हैं, मसलिन, कालिकोस और छिंज। ओके। द मुगल एरा ट्रेवलर आए थे एक, टावर्नियर wrote that Indian silk was very fine and felt weightless in your hand. It was so fine that it can be even passed through the ring without any problem. देखिए, एक मुगल एरा में एक ट्रेवलर आए थे जिनका नाम था टावर्नियर। इन्होंने एक लाइन लिखी थी हमारे इंडियन सिल्क के लिए। क्या लिखा था कि जो इंडियन सिल्क है वो बहुत फाइन है और देखिए बिल्कुल वेटलेस है। अगर हम उसको हाथ में लेते हैं तो उसको बिल्कुल भी हमें वेट नहीं लगता, और वो इतनी फाइन है कि हम उसे, जो हम उंगली में जो अंगूठी पहनते हैं ना, रिंग, उसमें से भी वो पास हो जाती है। यानी हम उसको उंगली की जो अंगूठी होती है उसमें से हम इसको निकाल सकते हैं। एट द टाइम द स्पिनिंग एंड वीविंग वॉज डन ओनली बाय द हैंडलूम्स। और उस समय स्पिनिंग और वीविंग केवल कहाँ होती थी? हैंडलूम्स के द्वारा ही होती थी। स्पिनिंग और वीविंग केवल हैंडलूम्स के द्वारा होती थी। The development of this industry in India was due to several factors. इंडिया में ये जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये डेवलप क्यों हुई, इसके क्या रीजन थे वो देखते हैं। देखिए, फर्स्ट रीजन तो था कि इंडिया जो है एक ट्रॉपिकल कंट्री है, तो इट इज अ ट्रॉपिकल कंट्री एंड कॉटन इज द मोस्ट कंफर्टेबल फैब्रिक फॉर अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। देखिए, हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट हो तो हम कौन से कपड़े पहनेंगे? हम कॉटन क्लॉथ ही पहनेंगे, है ना। तो इंडिया कैसी है? ट्रॉपिकल कंट्री है और यहाँ पर हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में कॉटन क्लॉथ ही कंफर्टेबल हैं हमारे लिए, इसलिए कॉटन इंडस्ट्री डेवलप हुई। सेकेंड, लार्ज क्वांटिटी ऑफ कॉटन वॉज ग्रोन इन इंडिया। इंडिया में लार्ज क्वांटिटी में कॉटन ग्रो किया जाता है, उगाया जाता है, उगाया जाता था। एबुडेंट स्किल लेबर रिक्वायर्ड फॉर दिस इंडस्ट्री वॉज अवेलेबल इन इंडिया। देखिए, जो कॉटन इंडस्ट्री के लिए जो हमें स्किल लेबर चाहिए थी वो लार्ज क्वांटिटी में इंडिया में अवेलेबल थी, है ना। तो इसलिए भी यहाँ पर कॉटन इंडस्ट्री क्या हुई? डेवलप हुई। In some areas, the people were producing cotton textile for generations and transferred the skill from one generation to other. देखिए, कुछ एरियाज के अंदर जो लोग थे उन्होंने जो प्रोड्यूस कॉटन को टेक्सटाइल यानी कॉटन कपड़ा बनाते कैसे हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफर किया, है ना। और इस तरह से ये जो स्किल है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या हो गई? ट्रांसफर हो गई, है ना। और एंड इन द प्रोसेस परफेक्टेड देयर स्किल, और उसके अंदर कुछ कुछ परफेक्शन भी ऐड होते चले गए, कुछ कुछ नई चीजें भी ऐड होती चली गई। तो ये भी एक रीजन रहा हमारी इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए। अब देखिए, द ब्रिटिश डिड नॉट एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जो ब्रिटिश थे उन्होंने जो इंडिया में जो कॉटन टेक्सटाइल बनती थी ना, मतलब कॉटन क्लॉथ बनता था, वो उसको क्या नहीं करते थे? एनकरेज नहीं करते थे, उसके डेवलपमेंट को एनकरेज नहीं करते थे। दे एक्सपोर्टेड रॉ कॉटन टू देयर मिल्स। वो इंडिया से रॉ कॉटन यानी कच्चा कॉटन जो आपके फील्ड में उगता था ना, उसको रॉ कॉटन को अपने यहाँ पर एक्सपोर्ट करते थे,
है ना। कहाँ पर एक्सपोर्ट करते थे? मैनचेस्टर एंड लिवरपूल, है ना। मैनचेस्टर और लिवरपूल में ये जो रॉ कॉटन था इसको एक्सपोर्ट करते थे एंड ब्रॉड बैक द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स टू बी सोल्ड इन इंडिया। और वहां से एक फिनिश्ड यानी बना बनाया, जैसे शर्ट है, कुछ भी कॉटन की चीजें हैं, वो बनाकर इंडिया में सोल्ड करते थे, बेचते थे। दिस क्लोथ वॉज चीपर बिकॉज इट वॉज प्रोड्यूस एट मास स्केल। और जो वहां से जो कॉटन, जो कपड़ा बन के आता था, जो कपड़े बन के आते थे, वो कैसे होते थे? वो चीपर यानी सस्ते होते थे। अब आप कहोगे सस्ते क्यों होते थे? भाई वहां मशीनों से बनते थे और एक साथ बहुत सारी क्वांटिटी बनती थी, तो सस्ते पड़ते थे। और हमारी इंडिया में जो कॉटन क्लॉथ बनता था वो हैंडलूम में बनता था, टाइम ज़्यादा लगता था, मेहनत ज़्यादा लगती थी, लेबर के हाथों से बनता था, है ना। तो इस कारण से, वो सस्ते होने के कारण लोग उसे ज़्यादा पसंद करते थे। This cloth was cheaper because it was produced at mass scale in factories in UK as compared to the cottage-based industries in India. Okay. However, the first modern cotton textile industry of India in 1854 in Mumbai by Kawasji Dabur, और नेम क्या था? बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी। देखिए, फर्स्ट जो मॉडर्न कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगी थी वो 1854 में स्टैब्लिश हुई थी। कहाँ पर? किस स्टेट में? मुंबई में। और किसने किया था इसको स्टैब्लिश? कावासजी डाबर ने। और नाम क्या था इसका टेक्सटाइल इंडस्ट्री का? बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी। बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी। This city had several advantages as a cotton textile manufacturing center. तो वो क्या क्या था वो देखिए, किस रीजन से यहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगाई गई। तो इट वॉज वेरी क्लोज टू द कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र। ये जो एरिया था, ये कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया गुजरात का और महाराष्ट्र का, उसके काफी क्लोज था। दूसरा, रॉ कॉटन यूज टू बी ब्रॉट टू मुंबई पोर्ट टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड। और जो रॉ कॉटन थी उसको आसानी से मुंबई पोर्ट से हम ट्रांसपोर्ट कर सकते थे, है ना, इंग्लैंड। नेक्स्ट, कॉटन वॉज अवेलेबल इन मुंबई सिटी इटसेल्फ। नेक्स्ट क्या था? मुंबई इवन देन वॉज द फाइनेंशियल सेंटर एंड द कैपिटल नीडेड टू स्टार्ट एन इंडस्ट्री वॉज अवेलेबल देयर। मुंबई क्या था? एक समझिए कि एक फाइनेंशियल सेंटर था, और जिस कैपिटल की इनको जरूरत थी इंडस्ट्री लगाने के लिए, वो इनको वहां पर इजीली अवेलेबल हो गई थी। इस रीजन से वहां पर यह आपकी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाई गई वहां पर। As a large town providing employment opportunities attracted labor in large numbers. Hence, cheap and abundant labor too was available locally. देखिए, सबसे बड़ी चीज थी कि देखिए इंडस्ट्री लगाने के लिए लेबर भी चाहिए होती है ना। तो वहां पर लेबर भी बहुत थी और दूसरा वो लेबर चीप भी थी। इस कारण से वहां पर इंडस्ट्री को लगाना एक तरह से इजी हो गया। Machinery required for a cotton textile mill could be directly imported from England. और जो पोर्ट है वहां से हम जो कॉटन टेक्सटाइल मिल के लिए जो हमें मशीनरी की रिक्वायरमेंट है वो हम वहां पर इंपोर्ट कर सकते थे वहां इंग्लैंड से। तो ये सारे रीजन हो गए। और देखिए, 2 मोर मिल्स, एक तो शाहपुर मिल्स और एक कालिको मिल्स, वर एस्टैब्लिश इन अहमदाबाद। तो शाहपुर मिल्स और कालिको मिल्स कहाँ पर है? अहमदाबाद में। By 1947, the numbers of mills in India went up to 423. देखिए, 1947 तक इंडिया में कितनी कॉटन मिल्स हो गई थी? 423. बट लेकिन आफ्टर पार्टीशन द कॉटन इंडस्ट्री सफर्ड अ मेजर रिसेशन। देखिए, जब हमारा इंडिया का पार्टीशन हो गया तो जो हमारी कॉटन इंडस्ट्री थी उसको बहुत बड़ा एक तरह से कहते हैं ना धक्का लगा। और क्या लगा कि आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया मोस्ट ऑफ द गुड क्वालिटी जो कॉटन ग्रोइंग एरिया था वो वेस्ट पाकिस्तान में चला गया। और जो काफी सारी मिल भी थी, कुछ मिल भी थी कॉटन मिल, वो भी पाकिस्तान में चली गई, है ना। तो ग्रोइंग एरिया हैड गॉन टू वेस्ट पाकिस्तान। इंडिया वाज लेफ्ट with 409 mills and only 29% of the cotton producing area. देखिए, हमारा कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया था वो भी कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया। कॉटन मिल्स भी वहां चले गई और हमारा जो गुड क्वालिटी कॉटन ग्रोइंग एरिया था वो भी हमारा पाकिस्तान चला गया जब इंडिया पाकिस्तान का क्या हुआ? पार्टीशन हुआ। After independence, the cotton industry flourished
In 1988, India had 1,782 mills, of which 192 mills were in the public sector and 115 mills in the cooperative sector. The cotton textile industry in India can be divided into two sectors. देखिए कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसको हम टू सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं. ये क्वेश्चन आ जाता है कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इंडिया में हम कितने सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं. सेक्टर्स तो हम दो सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं, द ऑर्गेनाइज सेक्टर और द डिसेंट्रलाइज सेक्टर. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हमने कितने सेक्टर्स में डिवाइड किया? दो सेक्टर में, द ऑर्गेनाइज सेक्टर, द डिसेंट्रलाइज सेक्टर. देखिए द डिसेंट्रलाइज सेक्टर इंक्लूड्स क्लोथ प्रोड्यूस्ड इन हैंडलूम्स, जिसमें खादी भी आ जाता है, एंड पावर लूम्स. यानी डिसेंट्रलाइज सेक्टर में वो क्लोथ आता है जो कि हैंडलूम्स में तैयार होता है और पावर लूम्स में तैयार होता है. कहाँ पर? हैंडलूम्स में तैयार होता है और पावर लूम्स में तैयार होता है. इसमें खादी भी इंक्लूड है. Or the production of the organized sector has drastically fallen from 81% in mid 20th century to only about 6% in 2000. तो प्रोडक्शन जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में हुआ था उस वो ड्रास्टिकली यानी एकदम से देखिए कितना फॉलन यानी डाउन हो गया 81% इन मिड 20th सेंचुरी से ओनली 6% रह गया आपका 2000 तक. देखिए जरा कितना परसेंट हमारा ये क्या हो गया, डाउन हो गया. At present, the power looms on the decentralized sector produce more than 59% and handloom sector produce 19% of all cotton cloth produced in the country. हमारे कंट्री में जितना भी कॉटन क्लोथ प्रोड्यूस होता है उसमें से जो आपका डिसेंट्रलाइज सेक्टर प्रोड्यूस करता है मोर देन 59% एंड हैंडलूम सेक्टर जो प्रोड्यूस करता है वो करता है 19%. Cotton is a pure raw material which does not lose weight in manufacturing process. कॉटन क्या है? एक प्योर रॉ मटेरियल है और ये मैन्युफैक्चरिंग के दौरान मतलब प्रोसेस में वो अपना वेट लूज नहीं करता, यानी उसका वजन कम नहीं होता. मैंने आपको वेट लूज इंडस्ट्रीज के बारे में बताया था, है ना. तो सो अदर फैक्टर लाइक पावर, ड्राई लूम्स, लेबर, कैपिटल और मार्केट में डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री. तो जो और फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं? आपका पावर है, पावर किस लिए काम आता है? तो ड्राइव लूम्स चलाने के काम आता है. लेबर है, कैपिटल है, ये सब इंडस्ट्री की लोकेशन को क्या करते हैं? असर डालते हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकलाइजेशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया आर. देखिए इंडिया में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कॉटन इंडस्ट्री के लोकलाइजेशन पे इफेक्ट डालते हैं. तो एक तो है आपका रॉ मटेरियल, दूसरा है आपका ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, नेक्स्ट है आपका फैसिलिटी ऑफ मार्केट, फोर्थ है ह्यूमिड एंड मॉइस्ट क्लाइमेट, नेक्स्ट है आपका कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नेक्स्ट सफिशिएंट स्किल लेबर, कैपिटल, मॉडर्न टेक्नोलॉजी. फर्स्ट कॉटन मिल सेटअप इन मुंबई. फर्स्ट कॉटन मिल कहाँ सेटअप हुई थी? मुंबई में. The Swadeshi movement gave a major impetus to the industry as there was a call for boycott all British-made goods in favor of Indian goods. देखिए जो स्वदेशी मूवमेंट था इसने भी हमारी इस कॉटन इंडस्ट्री को, है ना, बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण मतलब प्रोत्साहन मिला कि हमें क्या करना चाहिए, कॉटन इंडस्ट्री ज़्यादा लगानी चाहिए. क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश के यहाँ से जो भी सामान बन के आता था उसका हम लोग क्या कर रहे थे? बॉयकॉट कर रहे थे और इंडियन गुड्स का हम फेवर कर रहे थे, इसलिए. After 1921, with the development of railway network, other cotton textile centers expanded. 1921 के बाद जब किसका डेवलपमेंट हो गया? रेलवे नेटवर्क का. तो जो कॉटन टेक्सटाइल सेंटर्स है वो एक्सपेंडेड हो गए यानी कि फैल गए. देखिए ये जो हमारा वीडियो है ये काफ़ी लंबा है, तो इसको जो कॉटन टेक्सटाइल हमारी जो इंडस्ट्री है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. ओके, थैंक यू.